ये वाला पॉइंट जो है रेड हाईलाइट जो है ना, इसको आप डिस्कस करने से रहने को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने काफी चीजें देखी, मैंने आपको होम असाइनमेंट्स भी दिए थे। एक छोटी सी चीज उसमें ऑब्वियसली डिस्कस करने से रह गई थी, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के अंदर आप जरा ये वाला पॉइंट जो है रेड हाईलाइट जो है ना, इसको आपने नोट डाउन करना है। हाँ जी, फिर सुपर जरा डिस्कस करते हैं, ये चीज तो हमारी डिस्कस करने से थोड़ा रह गई थी। क्या चीज है यहाँ पे, अगर आपको याद हो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि जी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के दरमियान जो रिकंसिलिएशन बनानी है वो किस तरह से होगी। अब गालबन हमने इसको उसी स्ट्राइड में ले लिया था कि एडवर्स वेरिएंसेस विल बी डिडक्टेड एंड फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी एडेड, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक्चुअली डिफरेंट ऑपोजिट होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडवर्स वेरिएंसेस विल बी एडेड एंड फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड। ये जरा अपने पास इसका रूल लिख लें। और इसके अंदर हिसाब किताब क्या होता है, यानी कि ये प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के ऑपोजिट होगा, है ना। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में तो हमने ये देख लिया था कि भाई आपका जो बजटेड प्रॉफिट है उसमें एडवर्स वेरिएंस माइनस होना है और फेवरेबल वेरिएंस क्या होना है, ऐड होना है ना। कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स में उल्टा होगा, और इस चीज को मैं आपको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जो है ना, जो आपने कैलकुलेट की हुई थी, आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वो है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, ठीक है। आपको साथ में ये बता दिया है कि जी जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है रुपीज 1800 एडवर्स, ठीक है। और जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है इट इज रुपीज 500 फेवरेबल, ठीक है। ये आपने या तो कैलकुलेट कर लिया या आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आप मुझे खुद जरा सोच के बताइए, लॉजिकली बताएं जरा, सोचें इसको। मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपके पास है 1800 एडवर्स, इसका क्या मतलब हुआ। एडवर्स कोई भी वेरिएंस होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपके बजटेड से ज्यादा है ना। एक्चुअल कॉस्ट इस स्टैंडर्ड से ज्यादा जितनी होनी चाहिए थी फॉर दैट लेवल ऑफ आउटपुट, यस और नो, है ना। अच्छा अब आप मुझे बताएं, एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका क्या मतलब हुआ। ये 18,000 हो गया, इसको 1800 कर दें, ठीक है। 1800, 18,000 तो हो भी सकता है, लेकिन अगेन अच्छा जी आप मुझे बताइए, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड से, है ना, 1800 रुपीज, यस और नो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर अराइव एट अगर मैंने होना है तो मैं क्या करूंगी, मैं 1800 को ऐड करूंगी, लेस करूंगी, ऐड करूंगी ना। 1800 मेरा एडवर्स वेरिएंस है, मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट से 1800 रुपए ज्यादा आया है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इज दैट क्लियर। मटेरियल की जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ मटेरियल यूजेज वेरिएंस को देखती हूँ तो ये वाला मेरा सिनेरियो सही बैठता है ना। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इसका मतलब है 11,800 है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जो लगनी चाहिए थी वो थी 10,000, इसीलिए तो आप कह रहे हो 1800 का एडवर्स वेरिएंस है, एक्चुअल कॉस्ट मेरी ज्यादा एंटर हुई। अब आते हैं किसके ऊपर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका है 500 फेवरेबल, जिसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, यस और नो, है ना। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है, कितना कम है, 500 रुपए कम है। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस को आइसोलेशन में देखें तो क्या हिसाब किताब है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर 10,000 है तो एक्चुअल कॉस्ट इसका मतलब है कितनी है, 9,500। मेरी बात समझ आ रही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर मेरी 10,000 है तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी 500 कम है, यानी कि मुझे 10,000 में से 500 को माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एडवर्स वेरिएंस कॉस्ट के केस में, कॉस्ट रिकंसिलिएशन के केस में ऐड होगा, और मेरा जो फेवरेबल वेरिएंस है वो माइनस होगा स्टैंडर्ड में से। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो ये जरा अपने पास इस चीज को, रूल को लिख लें। तो सिंपली स्पीकिंग अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास कॉस्ट रिकंसिलिएशंस आर बेसिकली, ठीक है ना, काम वही करेंगे। उधर हमने बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट से स्टार्ट किया, काम वही है। वी हैव टू अराइव एट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट वहाँ पे हमने एक्चुअल प्रॉफिट पे अराइव किया था, लेकिन वहाँ पे जो चीजें ऐड की थी यहाँ पे लेस होंगी, यहाँ पे वहाँ पे जो लेस होती हुई थी यहाँ पे ऐड होंगी। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो एडवर्स वेरिएंसेस कॉस्ट रिकंसिलिएशंस में विल बी एडेड एंड फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी डिडक्टेड, ठीक है। इस चीज को जरा हमने, क्योंकि कल मैं देख रही थी तो मैंने आपको चीज दिखाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चले इसको हम देख लेते हैं। चले जनाब हम आते हैं जरा होम असाइनमेंट्स पे। कल मैंने आपको 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे। एक तो था कि क्लास वर्क नंबर 6 जो हमने करना है उसको, उसका पार्ट डी आपने सॉल्व करना था एज होम असाइनमेंट। तो बताइए जरा हो गया सॉल्व, ये मैंने सोल्यूशन भी इसके सामने लिख दिया, ठीक है। पार्ट डी हो गया। अच्छा जी, व्हाट अबाउट पार्ट ई एंड एफ। पार्ट ई और एफ मैंने अपनी तरफ से बनाए, है ना। हमने पार्ट ई और एफ अपनी तरफ से ऐड किया था। पार्ट ई जो है वो था प्रिपेयर प्रॉफिट रिकंसिलिएशंस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपने सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेने, है ना, सारे ही कैलकुलेट कर लें इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि वो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस्तेमाल तो होना है। तो जब मैं सारे वेरिएंसेस को यूज करती हूँ तो मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बन जाता है ये। तो आपका भी देखने जरा एक नजर मार लें, वेरिएंसेस की फिगर्स को यही आ रही है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मैंने ये कर दिया, मैंने एडवर्स वेरिएंसेस को इकट्ठा कर दिया। आप चाहें तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप मटेरियल यूजेज के बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखें, 3000 के बाद ऐड हो रहा होगा आपका 500, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आपने एडवर्स वेरिएंसेस को इकट्ठा करके लिखना है, फेवरेबल को इकट्ठा करके लिखना है। आप जिस ऑर्डर में वर्किंग करें उस ऑर्डर में भी रिकॉल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, हो गया। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग करते हुए भी हमारे पास जो है वो हमारा रिकंसाइल हो गया बिटवीन 24,000 एंड 19,548। सारे उसमें वेरिएंसेस बिल्कुल सेम थे जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए, सिवाय किसके, सिवाय फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के, है ना।
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में 0 हो जाएगा, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम होंगी। इज दैट क्लियर? जी ये बात मुझे बताते हैं, सबने सॉल्व कर लिया? ये हसनैन, मोहसिन, अब्दुल्ला, एमन, अनस। अनस मुझे क्लियर है? हसन, एम आसिफ, मिनाहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद उस्मान, मुनीबा, समरा, सना, सुंदर, सुजैर, सबने ये अटेम्प्ट किया है ना? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने ये सब अटेम्प्ट किया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो थी नहीं। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं। मैंने आपको एक और होम असाइनमेंट दिया था विच वाज व्हाट, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया था, तो जनाब बताइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? 5 था? अच्छा जी 5 था जी जनाब। 5 में बताइए। ये मैं आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का कह रही थी जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, सीमा एंटरप्राइजेज। जी जनाब, इसमें बताएं कोई मसला? अच्छा जी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं ठीक आया, क्यों नहीं आया? आपने पीछे से चेक किया? बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में और वेरिएबल ओवरहेड्स में। अच्छा जी, वो ये वेरिएबल ओवरहेड्स क्या करी, पर कैलकुलेशन समझा दूं? अच्छा जी मैं समझाती हूँ। चले जी, सोल्यूशन को सामने रखते हैं ताकि हमारा थोड़ा जल्दी टाइम हमारा हो जाए कवर। सीमा एंटरप्राइजेस हमारे पास आ गया। आपको सबसे पहली बात तो ये कि रिक्वायर्ड क्या था कि आपको बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ बेला कैलकुलेट करने थे। ठीक है, सिंपल नहीं था? अच्छा, बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने थे बेला के फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। इस पार्ट ए में बताएं, पार्ट ए में कोई मसला आया? पार्ट ए में तो होपफुली कोई मसला नहीं आना था, है ना? अब हम आते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं पार्ट बी पे, जिसमें आपको रिकंसिलिएशन करनी थी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर रिकंसिलिएशन का क्या मतलब हुआ कि आपको सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना, बाकी सब चीजें कैलकुलेट करनी है ना। सिवाय फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के आपकी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो चलें जनाब, मुझे बताइए क्या मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में किसी को कोई मसला आया? कॉस्ट वेरिएंस से अपना काम स्टार्ट करते हैं। चले जी, रिकंसिलिएशन पे आते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस में यूजेज और वॉल्यूम वेरिएंस में किसी को कोई मसला नहीं। लेबर के अंदर किसी को कोई मसला? रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर के अंदर नहीं मसला। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स में आप कह रहे हो कि अपेरेंटली मसला है। ठीक है, आपने अपने तरीके से बिल्कुल उसको सॉल्व किया। हाँ जी, मुझे जरा बताइए वेरिएबल ओवरहेड्स का जो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? वेरिएबल ओवरहेड का जो आपका रेट वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, उसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, है ना? तो क्या इन्होंने ये वर्किंग नहीं की हुई, कैलकुलेशन नहीं की हुई? जी जनाब जरा बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, है ना? तो अब्दुल्ला इसमें कहाँ मसला आ रहा है बच्चे? सना आपको भी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही थी? अच्छा आपको इशू नहीं है इसमें, तो फिर किसको इशू था? सना आपको इशू था इसमें? तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है? एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो ये वही हो गया ना, एक्चुअल मशीन आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल मशीन आवर्स एट एक्चुअल रेट, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअल हमारे पास ज्यादा है 4.8। अगर इन फिगर्स में मसला आ रहा है तो मुझे बताएं, तो मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ आपको। अच्छा ठीक है ठीक है। दूसरा आपके पास क्या सिनेरियो है? दूसरा आपके पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम आवर्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं, हमें देखते हैं कि हम कितने एफिशिएंट या इनएफिशिएंट थे, है ना? तो उसमें हमें स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स के दरमियान डिफरेंस लेना है, कीपिंग रेट एज कांस्टेंट, स्टैंडर्ड रेट एज कांस्टेंट, है ना? तो एक्चुअल मशीन आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट, अलाउेबल का क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने होने चाहिए थे, कितने मशीन आवर्स लगने चाहिए थे? ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। हाँ जी, और इसको इसमें क्या किस चीज में प्रॉब्लम थी फिर? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के दरमियान आपने डिफरेंस ले लेना है ना? ऊपर आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस के ऊपर आ जाते हैं, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, क्या फॉर्मूला हमारा बनता है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम फॉलो करें मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना? मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस क्या बनता है? वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बनता है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी जो थी हमारी सेल्स की, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हाँ जी, तो क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज हुआ? आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करना है अब्दुल्ला। तो जरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? बजटेड आपके पास कितना था? बजटेड सेल्स हमारी कितनी थी? आपने किया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ, अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कौन सा लेना है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेना है। तो अगर हम इधर आए मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर जो हमने बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, तो कितना है वो?
कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेटा 17 तो नहीं है, 8.34 है। 17 तो आप कह रहे हो कि वो है आपका, आपने क्या यूज किया हुआ है, 17 मिलियन डिवाइड बाय 10,000। ये क्यों किया आपने? 17 मिलियन तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, और आपने उसको 10,000 से क्यों डिवाइड किया? 9800 यूनिट्स का हमने बजटेड प्रॉफिट निकाल कैलकुलेट किया था, उसको यूज करेंगे ना। या तो उसको यूज कर ले या पर यूनिट खुद ही पर यूनिट कैलकुलेट कर ले। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पर यूनिट गिवन है ना? नहीं, पर यूनिट नहीं गिवन ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है 9800 यूनिट्स के हिसाब से सेल्स के। अगर बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो यूनिट सोल्ड का होता है ना अब्दुल्ला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो यूनिट सोल्ड का होता है। पहली बात तो ये कि आपने जो 10,000 यूनिट्स लिए ये तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ी होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसका बिल्कुल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब राइज होता है? सेल्स के बाद। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हम क्या कहेंगे? पहला गलती तो आपने ये की कि आपने 17 मिलियन को 10,000 से डिवाइड कर दिया। 17 मिलियन तो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 17 मिलियन को आपने 10,000 से डिवाइड किया तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। चले ठीक है, इतना भी ठीक है। अगर आप पर यूनिट के हिसाब से सारा काम कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये कि आपको 25 मिलियन को डिवाइड करना है 9,800 से, ठीक है, 25 मिलियन को, फिर आपने उसमें से 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो वो आपने कितना कैलकुलेट किया मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता, आप बताएं किस तरह से आपने कैलकुलेट किया है। हाँ जी, मैं क्या बात कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ 8340,000 डिवाइडेड बाय 9,800, या तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस तरह निकालेंगे, ठीक है। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बनता है? यही है 851 इन्होंने यूज किया हुआ है। हाँ देखें, 8.34 डिवाइड बाय 9800, ये हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। या तो ये तरीका है, या अगर आपको इस तरह से काम करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या फॉर्मूला है? सेल्स पर यूनिट, है ना, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप पर यूनिट के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो बात ख्याल रखिएगा इस बात का, आपके पास जो सेल्स है वो कितनी है? 25 मिलियन। आपने 25 मिलियन को डिवाइड किया 9,800 से, है ना, टू कैलकुलेट पर यूनिट। ये आपके पास आ जाएगी सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आपने 17 मिलियन को डिवाइड करना है 10,000 से, ठीक है, बात समझ आई? तो दोनों का देखें आंसर सेम आता है। वही आ रहा है 851, ठीक है, बात समझ आ गई? तो या तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऐसे निकालें, या फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालें। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 8.34 मिलियन, वो 10,000 यूनिट्स का नहीं है, वो यूनिट सोल्ड का है, ठीक है। क्यों यूनिट सोल्ड का है? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर चुके हैं ना, है ना, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8.34 मिलियन है ये तो हो गया, ये रिलेट करता है मैचिंग प्रिंसिपल। 25 मिलियन अगर मेरी सेल्स रेवेन्यू है 9,800 यूनिट्स का, तो जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी 9,800 यूनिट्स की आती है, और जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी मेरा 9,800 यूनिट्स आता है। चले जी आगे चले। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 हमने 5 हमने सॉरी देख लिया, ठीक है, और आई होप सबने सॉल्व किया हुआ होगा। चलें जनाब, अब हमने क्या देखना है? मटेरियल जो हमारे मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस हैं उनको मैं अगेन थोड़ा सा डेफर कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या चीज देखनी है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, सेल वेरिएंस में प्रॉफिट लेना है, ठीक है, प्रॉफिट लेना है, सेल प्राइस नहीं लेंगे। सेल वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर प्रॉफिट लेंगे नहीं, आप उसको प्रॉफिट ही ले, आप प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लें, ठीक है। चलें जी आगे आते हैं। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है, अगर हम वेरिएंस एनालिसिस यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर हम हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और प्रोसेस कॉस्टिंग ये आपका आ जाए एक ही सवाल के अंदर, यानी कि उन्होंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हो गया मर्ज। अच्छा नहीं, बिफोर डूइंग दैट एक सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड। चलें जी, इसको करने से पहले जरा एक और चीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या चीज है? अच्छा जी, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन को हम जरा देख रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को हम जरा देखते हैं। अब पेन्स डाउन और पहले जरा मेरी बात सुनेंगे सारे, ठीक है। अच्छा जी, हम रिकंसिलिएशन करते हैं बेसिकली बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान, है ना। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, बजटेड प्रॉफिट मैं बस ऐसी आपको फॉर्मेट के लिए सिर्फ इस पे ले आती हूँ, जो हम सवाल कर रहे थे, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मेट मैं आपके सामने ऐसी बना देती हूँ, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम क्या लेते हैं? बजटेड सेल्स, बिल्कुल वही नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट वाला हमारा फॉर्मेट होता है ना। बजटेड सेल्स हो जाती हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये बजटेड सेल्स किस तरह से कैलकुलेट होती हैं? बजटेड क्वांटिटी सेल्स की, है ना, सेल्स की जो बजटेड क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, है ना। ये बात समझ आ गई? यानी कि हम लोग हर चीज में, अगर आप नोट करें तो हम हर चीज में बजटेड प्रॉफिट के स्टैंडर्ड रेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा फिर बारी आ जाती है किसकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ठीक है। फिर बारी आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब इसमें फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेन डिस्कशन हमने इसी की करनी है। मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक की हम क्या फिगर लेते हैं? ओपनिंग यूनिट्स
है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यस और नो, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फिनिश गुड्स की बात समझ आ गई। तो फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक हम लेते हैं फिनिश गुड्स का, है ना, जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है उसके अंदर हम किसके किसके ऊपर इसको वैल्यू कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टोटल, है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और उसका हम लेते हैं कि जी हर यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन का कितना आया, यस और नो, या तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे होगा या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे होगा, दैट क्लियर, है ना, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लेते हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट टोटल, है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है फिक्स्ड ओवरहेड, कितना हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको हमने बजटेड क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना और हमारा काम आ जाएगा, क्लियर हो जाए, ये बात हमारी आ जाएगी, है ना, हो जाए यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैं यहीं तक इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं जरा इसको रिलेट करती हूँ किससे, अगर मैं ये एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है, बाकी आगे जो है वो बेटा बजटेड प्रॉफिट तो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू होगा ना, बजटेड प्रॉफिट के अंदर तो हम हर चीज के अंदर स्टैंडर्ड रेट ही फॉलो करेंगे ना, उसके अंदर तो एक्चुअल रेट नहीं इस्तेमाल होगा, एक्चुअल रेट तो एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, अब मैं ऑन द कॉन्ट्ररी आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, क्या बनाती हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट का स्टेटमेंट, है ना। अब जब हम एक्चुअल प्रॉफिट का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या चीज आ जाती है, अब जो हमारे पास सेल्स आती है, सेल्स जो होती है उसके अंदर हम लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, यस और नो। अच्छा जी, फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दोनों जो सेल्स की फिगर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा देते हैं, है ना। ये देखें जरा, ये जो सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है उस यानी कि प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन के अंदर इन दोनों फिगर्स में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस का रीजन एक है ना, कि हमारी सेल्स रेवेन्यू अगर डिफरेंट आ रही है बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट में जो है वो डिफरेंट आ रही है, तो उसका मतलब है कि हमारी अल्टीमेटली बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट भी डिफरेंट हो गया, यू गेटिंग माय पॉइंट। इन दोनों फिगर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं थ्रू सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, रिकॉन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको ये बात पता है आपको ये बात पता है कि आप एक्चुअली आपके पास दो सिनेरियोस बनते हैं, आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं एट एक्चुअल कॉस्ट या आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। कौन सी इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को, ऑब्वियसली बात है, इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर मेरी एंटिटी की पॉलिसी ये है कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ सीमैट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए आपके पास सिर्फ ये है ना, मेरी अगर ये जो है वो पॉलिसी बनती है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करती हूँ एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, किस पे वैल्यू करती हूँ, एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मुझे बात बताइए, क्या एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट के अंदर जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वजह से कोई डिफरेंस आएगा, यानी कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरा बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उसमें वन ऑफ द रीजंस इज ओपनिंग स्टॉक की फिगर एज वेल, हाँ जी, अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करूँ, नहीं होगा ना मुनीबा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बजटेड प्रॉफिट में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज किया, ठीक है। हाँ, ये वाली बात भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन इसमें मेन लॉजिक क्या है, आपने बजटेड प्रॉफिट में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया था टू वैल्यू ओपनिंग यूनिट्स, और आपने एक्चुअल प्रॉफिट में भी वही रेट इस्तेमाल किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने अगर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट या 20 रुपीज पर यूनिट मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो अगर मैंने 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बजटेड प्रॉफिट में भी ओपनिंग यूनिट्स की फिगर उसी तरह से कैलकुलेट किया है और एक्चुअल प्रॉफिट में भी मेरे पास 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे तो कोई वो नहीं है ना, डिफरेंस नहीं है, इज दैट क्लियर, ठीक है। सेम गोज फॉर व्हाट, सेम गोज फॉर योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली बात है, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक की पॉलिसी है वही मेरी क्लोजिंग स्टॉक की भी पॉलिसी होगी। अगर मेरी नॉर्मल पॉलिसी है कि मैंने इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्रीज को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है फिनिश गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये हिसाब किताब बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फिर वही बनेगा जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया, उसमें सेल्स की वजह से वेरिएंसेस आएंगे, उसमें मटेरियल की वजह से वेरिएंसेस आएंगे, डायरेक्ट लेबर की वजह से वेरिएंसेस आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से वेरिएंसेस आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसमें स्टॉक की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट में स्टॉक का भी इफेक्ट आता है ना, तो उसमें स्टॉक्स की वजह से हम कहेंगे कि देयर इज नो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, इज दैट क्लियर। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कहूँ, क्या कहूँ कि अगर आपकी एंटिटी की पॉलिसी ये है कि वो फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोसेस को वैल्यू करता है एट एक्चुअल कॉस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब हमारा जो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि अब ये एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू होता है फीफो या वेटेड एवरेज यूज करके, जो भी हमारे पास पॉलिसी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब another reason for difference between budgeted and actual profit is कि हमने बजटेड प्रॉफिट्स के अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जो रेट इस्तेमाल किया था वैल्यू करने के लिए, वो अब डिफरेंट है एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई है ना। तो मेनली हमारे पास डिफरेंस आता है इस केस में अगर आपके पास फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो वैल्यू होता है आपके एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जरा अपने पास एक नोट लिख लीजिए, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट लिखे हैं।
सीओजीएम के वेरिएंसेस तो वैसे भी हम लेके जा रहे हैं ना, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के वेरिएंसेस हैं हम वैसे उनको वैसे वो तो वैसे ही हम लेके जा रहे हैं, उसमें मटेरियल वेरिएंसेस है, लेबर वेरिएंसेस है, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस है, वो तो हम अल्टीमेटली लेके जा ही रहे हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है, वो तो अल्टीमेटली जा ही रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फिर एक एडिशनल हमारी लाइन आ जाएगी, हमारे पास एडिशनल जो है वो चीजें क्या आ जाएंगी, देन अ सेपरेट लाइन फॉर जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये बनता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये फिगर पॉजिटिव निकलती है तो ये सिंपली ऐड हो जाएगी, अगर ये फिगर नेगेटिव निकलती है तो ये माइनस हो जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट पहले लेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट बाद में लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास, मैं आपको ये प्रूव भी कर देती हूँ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हमारी क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हमारी ऑपोजिट होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये क्यों हमने ऑपोजिट क्यों ले रहे हैं, आइडिया कुछ समझ आ रहा है आपको? आई होप याद होगा कि ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या है प्रॉफिट के साथ, क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से हमने ये डिफरेंसेस लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देखिए मैंने पहले क्या लिखवाया, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, रिकनसाइल करने के लिए तो है लेकिन उसको हमने अब समझना है ना। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट के फिर नीचे हम लिख रहे हैं ऑल अदर वेरिएंसेस। मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि बाकी सारे वेरिएंसेस का काम जो है ना वो एज इट इज होगा, ये सिर्फ एक एडिशनल काम है कि अगर हमारे पास एक्चुअल स्टॉक जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, अगर हम उसको वैल्यू करते हैं एट एक्चुअल कॉस्ट तो फिर हमारे पास एक एडिशनल रिकॉन स्टेटमेंट में ये दो लाइनें भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एंड यू विल अराइव एट व्हाट योर एक्चुअल प्रॉफिट। जी, यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अभी मैं इसको आपको प्रूव भी करती हूँ छोटी सी एग्जांपल बना के, उसको इतना ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में सब आपका टेस्ट हो जाएगा। जी जी मुनीबा, ये डिफरेंस क्यों है एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट में? क्योंकि हमने जो अपने बजटेड प्रॉफिट में स्टॉक को वैल्यू किया हुआ है वो स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू किया हुआ है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ, यही डिस्कशन का पॉइंट है। पहली बात तो ये कि हम इस बात पे क्लियर हो जाएं। मुझे बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? क्लोजिंग स्टॉक की फिगर अगर मैं बढ़ाती हूँ तो प्रॉफिट मेरा बढ़ता है या कम होता है ना? चलें, ये बात तो हमें, और ये बात हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं FR1 इंट्रो के अंदर, इसलिए हम दोबारा इस चीज को नहीं टच करें। ठीक है, व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली रिलेटेड है ना, वो थोड़ा प्रॉफिट को हार्म करता है ना। अच्छा जी, अब मुझे बात बताइए, मैं अगर आपको ये कहूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, मैंने जिसको यानी कि बजटेड प्रॉफिट में जो ओपनिंग स्टॉक की फिगर ली है वो फॉर एग्जांपल लिया 10,000। ठीक है, और जो मेरी ओपनिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट है वो है फॉर एग्जांपल 12,000। ठीक है, पहली बात तो ये कि मुझे बात बताएं यहाँ पे मेरे पास क्या सिनेरियो होगा, मैंने मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बजटेड प्रॉफिट के मुकाबले में 2,000 रुपए कम आया होगा या ज्यादा आया होगा? जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने बजटेड प्रॉफिट में जो ओपनिंग स्टॉक लिया वो लिया 10,000 पे, और जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या लिया है 12,000। बात समझ आई है ना? यहाँ तक बात क्लियर है ना? मैंने जो बजटेड प्रॉफिट के अंदर ओपनिंग स्टॉक लिया है वो लिया मैंने 10,000 और मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लिया 12,000। मुझे बात बताइए, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया एक्चुअल में ना, ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्चुअल प्रॉफिट में बढ़ गया, 2,000 रुपए बढ़ गया, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कम आया 2,000 बजटेड प्रॉफिट के मुकाबले में। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? लेस देन बजटेड प्रॉफिट। अब बात समझ आ गई है ना? ओपनिंग स्टॉक की वजह से मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 2,000 रुपए कम आया, क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया 2,000 से और मेरा प्रॉफिट कम हो गया 2,000 से। आई होप दैट्स क्लियर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रॉफिट। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मुझे बात बताइए, अगर मैं उसको रिकॉन स्टेटमेंट में डालूं तो देखिए क्या होगा। इधर देखिए, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या है? मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है 10,000। मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000। अच्छा, क्या हो रहा है मेरा 2,000 रुपए नेगेटिव 2,000 रुपीज मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे, जब मैंने इसको सॉल्व किया 10 माइनस 12 इज दैट क्लियर? और देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा जो भी बजटेड प्रॉफिट था उसमें से मैं 2,000 रुपए कम कर दूंगी तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ आ गई?
इज दैट क्लियर, है ना। इस वजह से हमने इसको क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले लिखी है, एक्चुअल कॉस्ट बाद में लिखी है। आपको एक दफा लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, आपको बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल यानी कि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले लिखना है या एक्चुअल कॉस्ट पहले लिखना है। आपको लॉजिक समझ आ गई। आपने कहा कि भी 2000 है वो ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल प्रॉफिट में ज्यादा है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट का जो फिगर है वो 2000 रुपीज कम होना चाहिए बजटेड से। तो अगर मैं लॉजिक से भी बात करूँ तो मैं कहूँ कि भले 10,000 12,000 जिस तरह से भी मैं लिखूं, मैंने 2000 को माइनस ही करना है यहाँ से। आई होप दैट्स क्लियर। अब अंदर आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, है ना। अभी आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने ली हुई है बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, वो ली हुई है 15,000, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की है 12,000। ये जरा आप मुझे खुद सोचकर बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने मुझे इसी स्टेटमेंट में करके बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट इज इतना रुपीज, इतना मोर और लेस देन बजटेड प्रॉफिट। वर्क इट आउट। दोनों में डिफरेंस है 3,000। हाँ जी बताइए, क्या स्टेटमेंट बनती है, क्या समझ में आता है। नहीं आप मुनीबा पहले मुझे ये बताएं कि एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा 3,000 रुपीज या कम होगा बजटेड से, पहले मुझे ये बताएं। वेरी गुड, कम होगा जेबा, कम होगा। इधर देखें, पहली बात तो ये कि हमने ये देखा क्लोजिंग स्टॉक की स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड प्रॉफिट में जो फिगर है वो ज्यादा है, एक्चुअल प्रॉफिट में जो फिगर गई है वो कम गई है ना। और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर प्रॉफिट से। इसका क्या मतलब हुआ, बजटेड प्रॉफिट ज्यादा होगा और एक्चुअल प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कम और ज्यादा है। इज दैट क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक जहां ज्यादा लेके जाएंगे वो प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक जहां कम लेके जाएंगे वो प्रॉफिट कम होगा। तो इतनी बातों में समझ में आ गई कि यहाँ पे भी क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹3,000 लेस देन बजटेड। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम जरा इसको ऊपर फॉर्मूले में डाल देते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको मतलब दूसरा फॉर्मूला लिखवाया है ना। एक्चुअल स्टॉक ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, 12,000 एक्चुअल है और स्टैंडर्ड कॉस्ट बाद में लिखनी है 15,000। मैं जब इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करती हूँ तो देखेंगे यहाँ पे भी 3,000 माइनस हो रहा है ना। बजटेड प्रॉफिट जितना भी था, एक्चुअल प्रॉफिट उससे 3,000 कम है ना। तो मैंने क्या करना है, बजटेड में से 3,000 माइनस ही करना है। तो मैं अगर इस तरह से इस फॉर्मूले को लूंगी तो तभी मेरे पास 3,000 माइनस होता है। अगर आपको लॉजिक क्लियर होगी तो आप भले सिर्फ 15 और 12,000 का डिफरेंस निकाले हुआ है, 3,000 को ऐड करना है या लेस करना है वो आप लॉजिक से कर लें, या तो लॉजिक से कर लें या फिर आप इस तरह से फॉर्मूला याद कर लें कि एक्चुअल कॉस्ट पहले लिखनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बाद में लिखनी है, तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। इज दैट क्लियर, यस और नो। और ये काम कब करना है, ये सब चीजें सबने कॉपी कर ली है। हैव यू कॉपीड दिस ऑल। ए फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की वजह से भी ये इफेक्ट आएगा। तो दोनों टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए ये चीज वैलिड बनती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस लिखना है, ठीक है, इन प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। तो फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री अगर आप एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा रिकॉन स्टेटमेंट में, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के लिए फिर आपको इस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। आई होप दैट्स क्लियर। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट आपने लेना होगा, बिकॉज फिर बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस है उसमें अनदर रीजन फॉर डिफरेंस विल बी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट यू यूज्ड इन वैल्यूइंग द इन्वेंटरीज। इज दैट क्लियर। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। इससे रिलेट करता है हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट, कौन सा था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको कराना था। क्या समझ नहीं आया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। अच्छा एक काम करें शाहरुख, अगर किसी को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, नो इश्यूज, अच्छा नो इश्यूज, आई थॉट यू सेड इश्यूज है। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हेक्सा लिमिटेड इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट। चलें जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने हर जगह फिक्स्ड ओवरहेड्स को इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट भी बनाना है और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी लेके जाना है। यहीं पे रुक जाते हैं और जरा पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा उसने ऊपर तो कह रहा है कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, हो सकता है चेंज की कोई बात कर रहा हूं, देख लेते हैं, है ना। तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट करना है, ये 3 मार्क्स का सवाल है सिर्फ। आगे आते हैं, सेकेंड पार्ट है reconcile the profit computed above with actual profit under marginal costing by incorporating the related variances। अच्छा फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइपो हुआ है क्या, reconcile the profit computed above with actual profit under marginal costing। हो सकता है कि फिर ये हमें क्या कहते हैं बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कह रहा हूँ, देख लेते हैं ना हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। आगे वो कह रहा है reconcile the actual profit under marginal and absorption costing। ठीक है आगे चलते हैं। तो पहले हमने एक्चुअल प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट को रिकनसाइल करना और फिर आपने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, याद है प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की रिकंसिलिएशन भी तो हमने पढ़ी हुई है ना, जब हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे। तो पार्ट सी में ये वो मांग रहा है, बात समझ में आ रही है ना। 2 रिकॉन स्टेटमेंट्स मांग रहा है, एक तो आपको कह रहा है कि बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान रिकॉन स्टेटमेंट बनेगी और दूसरी आपकी रिकॉन स्टेटमेंट बननी है बिटवीन व्हाट,
जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरे ख्याल से इसमें आपका हाँ वैसे आ रहा है, ठीक है ठीक है, सही है, ये वाला टेस्ट आपका हो रहा है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। जरा आगे चलते हैं, रीड करते हैं इसको क्या कह रहा है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग, यानी कि पहले तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। In this respect, following information has been extracted from the records for the month of December 2016. Actual as well as budgeted sales was 10,500 units at the rate of rupees 2,000 per unit. ठीक है, चले जरा, आप एक्चुअल सेल भी इतनी थी, बजटेड सेल भी इतनी थी, तो अपेरेंटली क्या आपको लग रहा है कि सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस आया होगा? नहीं ना, कोई हमारे पास, क्योंकि एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट भी सेम था और क्वांटिटी भी हमें लगा है कि सेम ही होगी। चलें देखते हैं इसको आगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। इन्होंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल है 5 किलोग्राम एट 158। ये आपके पास एक किस्म का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको बता दिया है ना। यहाँ पे इन्होंने आपको यूजेज भी बता दिया है, इन्होंने आपको यहाँ पे हर चीज का रेट भी बता दिया है और आपको टोटल भी बता दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ही बन गया। तो डायरेक्ट मटेरियल 5 किलोग्राम कंज्यूम होता है एक यूनिट में एट द रेट ऑफ 158, तो 790 रुपीज वो बनता है। डायरेक्ट लेबर जो है वो 3 आवर्स लगते हैं डायरेक्ट लेबर के एट द रेट ऑफ 150, तो वो बनता है 450 रुपीज पर यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल है, 120 रुपए पर लेबर आवर, तो वो बनता है 360। यानी कि टोटल आपका एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर आपको 1600 रुपीज बनते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिक्स एंड वेरिएबल इन्होंने दोनों लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स वर रुपीज 1650000। तो क्या हम बजटेड अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बजटेड प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट वर एज अंडर। प्रोडक्शन बजटेड था 11,000 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन थी 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने आपको बता दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। आगे आते हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय रुपीज 2 लाख। तो क्या आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की कोई फिगर नहीं दी हुई, ठीक है। आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट अप्लाइड, और अप्लाइड आपको कह रहा है कि इट एक्सीडेड एक्चुअल, तो यानी कि अप्लाइड में से अगर आप माइनस कर देंगे 2 लाख तो आपके पास एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वाज रुपीज 1500 यूनिट्स। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, यू हैव टू कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम फॉलो करते थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करें, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल वो प्रॉफिट आपसे मांग रहा है, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ, 10:37 हो रहे हैं, 10:42 पे फिर हम सवाल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए आपने सॉल्व करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन 5 मिनट्स। और सवाल मैं पूरा आपके सामने एक पेज पे, सबके पास वैसे ये बुक मतलब वो है, डज एवरीबडी हैव दिस इन सॉफ्ट, तो बस करें सॉल्व इसको। ये कौन सा सवाल है? दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है पैक बुक की, और आपने इसको सॉल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखती हूँ, कस्टमाइज करके। वैसे कस्टमाइज नहीं होगा ये, या हो जाएगा? हो जाएगा। 80 85, चले जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है, जिनके पास आइडियली तो ये सबके पास होना चाहिए, जिनके ये तो मैं एलएमएस पे अपलोड भी नहीं करी, फिर किस तरह से काम करेंगे सारा। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 5 मिनट्स में। 10:42 नहीं तो 10:45 तक टाइम ले ले। चले जी जल्दी से सॉल्व करें। सबसे पहला सवाल तो आपके पास यही आना चाहिए कि मैम इसमें हमने जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है उसको एक्चुअल रेट पे वैल्यू करना है या स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करना है? हाँ जी, मैंने क्या बताया हुआ है? एक्चुअल पे बच्चे, एक्चुअल पे मैंने आपको शायद लिखवाया हुआ है, ये एक्चुअल पर होता है बाय डिफॉल्ट। ये मैंने आपको मैसे लिखवाया हुआ भी याद है, जब हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान हम जब डिफरेंस देख रहे थे जब उसकी एप्लीकेशन में, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने नहीं नोट किया हुआ तो आप देख लीजिए कि डिफॉल्ट केस क्या है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो इन्वेंट्रीज एग्जैक्टली दोनों, इन्वेंट्रीज का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ओपनिंग कहूँ कि स्टैंडर्ड पे करें, क्लोजिंग कहूँ कि एक्चुअल पे करें, नहीं, ये तो फिर कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कहाँ गया फिर। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल तक जो है वो आप जो पिछले साल का जो क्लोजिंग था, जो पिछले साल का ओपनिंग बनाया, वो डिफरेंट पे वैल्यू कर रहे हैं और करंट ईयर का डिफरेंट पे कर रहे हैं, क्या बात हुई? तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल हमने रखना है, इन्वेंट्रीज का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या बनता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो आपने इन्वेंट्रीज को एक्चुअल पे वैल्यू करना है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, उसने आपको ये बता दिया कि क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री वाज 1500 यूनिट्स, लेकिन उसको वैल्यू किस पे करना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पे करना है या एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पे करना है? तो हमने एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। आप एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट, क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री कोई था ही नहीं, तो फीफो एफओ का कोई स्यापा ही नहीं है ना। फीफो या एफओ का कोई मसला ही नहीं है। क्या मतलब हुआ? हमने लेना है एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट करंट ईयर की, और क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट्स प्रोड्यूस में से ही इसका मतलब है, तो उनका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट वही लेंगे। लेट्स सी हाउ यू अप्लाई दिस, जल्दी से करें।
जी बिल्कुल मोहसिन, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हुए आईएस 2 को पढ़ते हुए हमने कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी ही नहीं थी। उधर तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आपने एक्चुअल पे ही सारा काम करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हम पहली दफा पढ़े ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़े स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी और ना ही कभी पढ़ेंगे। जी जनाब, क्या पोजीशन है, क्या कैलकुलेट हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर कितने मार्क का सवाल था? ये पार्ट था 3 मार्क का, 6 मिनट लगने थे इसमें, इसीलिए मैंने आपको, बल्कि मैंने तो आपको 8 मिनट दिए हैं। 6 मिनट्स का ये पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं। 3 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का हिस्सा है, इस पे अगर आप लोग 10 मिनट लगा रहे हैं, हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दें अगर अभी नहीं किया तो। क्या इशू आ रहा है ना इसमें? एक्चुअल सेल्स उसने आपको बता दी है 10,500 इंटू 2,000 सेल्स आपने उठा के लिख दी। फिर आप आ गए कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो है ही नहीं, है ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कोई नहीं है। अच्छा जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पे आ जाते हैं। क्या इन्होंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है? अपेरेंटली नॉट, है ना। तो जितना इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा वो सारा का सारा कंज्यूम भी कर लिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 9280, डायरेक्ट लेबर इज 5425, वेरिएबल ओवरहेड 2975, ये आपने लिख लिया। फिर आपने उसमें से क्या लेस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपने वैल्यू करना है वेरिएबल कॉस्ट पे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल कितनी आ रही है? एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? 9280, 5425, 2975 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ आ रही है? पीछे उन्होंने स्टैंडर्ड रेट लिया है, लेना नहीं चाहिए उनको। So give me a minute. At standard, marginal costing, variable cost of sales at actual at standard rate. इधर आ रहा है डिफरेंट आपका 1500 को उन्होंने एक्चुअल पे क्यों नहीं वाली, मैं स्टैंडर्ड वाली बात स्टैंडर्ड पे करेंगे। हाँ वैसे क्वेश्चन में उन्होंने रिक्वायरमेंट में तो लिखा हुआ है, उसका हम उस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। गिव मी अ मिनट। लेकिन फिर उन्होंने रिकंसिलिएशन में इसको क्यों लिया हुआ है, यही तो बात है। इसमें इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को यहाँ पे लिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को इन्होंने यहाँ पे फिर क्यों अकाउंट फॉर किया हुआ है, ये बात आती है ना। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ आपका यहाँ पे फर्क आ रहा है 2175 के अंदर, बाकी सारी चीजें वही है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स भी निकल आया आपके आराम से। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हमने बजटेड ही कैलकुलेट करना है, बजटेड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इन्होंने बजटेड कैलकुलेट किया हुआ है।
इन्होंने एक्चुअल यूज किया हुआ है 12,000, नहीं 12,000 तो हमारे पास एक्चुअल, अगर बजटेड ये लोग लेते हैं तो बजटेड तो उन्होंने 11,000 इनको यूनिट्स यूज करना चाहिए था प्रोडक्शन का। एक में पहले मुझे देखने थे उन्होंने किया क्या है। मुझे ये बात जरा देखकर बताइए, ये जो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया हुआ है ये स्टैंडर्ड पे वैल्यू किया हुआ है, एक्चुअल पे किया हुआ है? ये एक्चुअल पे किया होगा ना, स्टैंडर्ड पे वैल्यू किया हुआ है इसको। अच्छा एक मिनट, लेट मी जस्ट सी। इसका मतलब है कि इन्होंने ये कैलकुलेट इसको बनाया हुआ क्या है, इन्होंने 12,000। मुझे फिर एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने यहाँ पे 12,000 यूनिट्स क्यों लिए हैं। बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनको आइडियली बजटेड प्रोडक्शन देना चाहिए था, इनको तो फिर बजटेड प्रोडक्शन यहाँ लेना चाहिए था। अगर ये लोग बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये तो फिर उन्होंने बनाया है, हाँ ये मेरा भी यही पॉइंट है, फिर 11,000 यूनिट्स लेने चाहिए ना। इन्होंने कैलकुलेट किया है कि प्रॉफिट आना क्या चाहिए था फॉर एक्चुअल लेवल, इन्होंने ये चीज कैलकुलेट किया। बात समझ आई आपको? इन्होंने पता क्या कैलकुलेट किया हुआ है, इन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, एक तो होता है अगेन 3 टर्म्स है ना, एक्चुअल, बजटेड और स्टैंडर्ड, है ना। इन्होंने 3 टर्म्स हमारे पास, आपको पता है कि बजटेड और स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं, है ना। बजटेड होता है कि आपने बजट क्या किया था, तो बजटेड प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो वो 11,000 यूनिट्स में निकालेंगे। इन्होंने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आगे लिखा हुआ है, यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इन्होंने फिर स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया। आर यू गेटिंग एग्जैक्टली स्टैंडर्ड प्रॉफिट एट एक्चुअल प्रोडक्शन, इन्होंने ये कैलकुलेट किया। समझ आई बात? नहीं, मैंने कहा था बजटेड और स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सेम होंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि बजटेड और स्टैंडर्ड सेम होते हैं, यही तो हमने कल डिस्कस किया था। बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिफरेंट है, बजटेड और स्टैंडर्ड रेट सेम होता है लेकिन टोटल भी डिफरेंट हो जाएगा ना। बजटेड टोटल और स्टैंडर्ड टोटल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बजटेड आवर्स बजटेड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफरेंट है। बात समझ आ रही है? सिर्फ रेट अगर हम आइसोलेशन में देखें तो रेट्स बजटेड और स्टैंडर्ड सेम होंगे। अच्छा जी, एक काम ये करते हैं, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया ना, इस स्टेटमेंट की वजह से, ये जरा मैं एक दफा डिस्कस भी कर लूं, ठीक है, एनालिसिस में डिस्कस कर लूं। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ना, इसकी वजह से इन्होंने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड प्रॉफिट एट एक्चुअल प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बजटेड प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, बजटेड प्रॉफिट होता है बजटेड प्रोडक्शन को यूज करके, है ना। इन्होंने कैलकुलेट किया है कि 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी। ये पार्ट बी में, क्योंकि वो बाद में अलग से पूछ भी रहा है, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि जो पार्ट ए है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। पार्ट ए में जो उन्होंने कंप्यूट किया है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट वो कह रहा है अलग से, विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रिलेटेड वेरिएंसेस। ठीक है जनाब, बात समझ आ गई? मुझे भी अब समझ आ गई इनकी, ठीक है, रिक्वायरमेंट की। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहली बात तो ये कि आपने एक्चुअल कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल को इस्तेमाल करके, है ना। अगर वो कहता है कि जी बजटेड आपने प्रॉफिट कंप्यूट करना है यूजिंग बजटेड फिगर्स, तो फिर ऑब्वियसली बात है हम 11,000 यूनिट्स प्रोडक्शन का लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स को इस्तेमाल करके हर चीज के ऊपर अप्लाई करना है स्टैंडर्ड। इज दैट क्लियर? आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक नई चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट से। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट अलग है, बजटेड प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो बजटेड प्रोडक्शन बजटेड सेल्स को इस्तेमाल करके। यहाँ पे वो कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल्स को यूज करके आपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? तो अब आपने हर चीज के लिए, हर चीज के लिए आपने क्या यूज करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल एवरीथिंग, एक्चुअल क्वांटिटीज, लेकिन आपने रेट्स आपने हर चीज के लिए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने। क्लियर होगी बात? अब बात समझ आ गई? तो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्योंकि इस्तेमाल की, यूज किया हुआ टर्म, जिसके अब हम बजट के बजाय अब स्टैंडर्ड जहाँ पे भी आ जाता है, स्टैंडर्ड जहां पर भी आ जाता है वहां पे हम एक्टिविटी लेवल क्या लेते हैं, एक्चुअल, याद है ना। जहां पे भी स्टैंडर्ड का टर्म इस्तेमाल हो जाता है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सिनेरियो, एक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्चुअल एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए सेल्स में तो कोई मसला था ही नहीं। सेल्स तो वो कह रहा है जो बजटेड है वही एक्चुअल है, तो इसका मतलब है सेल्स में हमने वही स्टैंडर्ड रेट हमारा वही है, बजटेड वाला ही, और हमने जो है वो एक्चुअल और स्टैंडर्ड हमारा सेम ही है ना, तो बस उसमें कुछ आता ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है ना। मसला आ जाता है किसके अंदर, आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग इन्वेंटरी है। अब हमने क्या करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट को वैल्यू करना है स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपने क्लोजिंग स्टॉक को भी पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकल रहा, ठीक है, पार्ट ए में निकल रहा है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो आपने पार्ट ए के लिए क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। अब बात समझ आ गई? तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में तो कोई मसला ही नहीं है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में होगी, कैलकुलेशन हो गई। अनस, बात क्लियर है? 1650 किस तरह से आया, 1650 किस तरीके से आ रहा है, गिवन है ना, ये आपके पास गिवन है, किधर है, ये रहा, किधर गिवन है। आपने ऑब्वियसली बात है उसको 1650 को ले लेना है, क्योंकि हमारे पास उन्होंने स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर हमने एक्चुअल तो लेने नहीं है। इज दैट क्लियर?
तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको पता है कि स्टैंडर्ड रेट को इस्तेमाल करके कैलकुलेट किए होंगे, तो जाहिर सी बात है हमने पहले उठा के लिख देने हैं 1650। 210 कैसे निकाला, 210 को देख लेते हैं। ये 210 है क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए भी है और ये प्रोडक्शन कॉस्ट को वैल्यू करने के लिए भी है। हमने बेसिकली करना क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वी हैव टू मेक श्योर व्हाट, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं जाने चाहिए, ना आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में और ना ही आपकी क्लोजिंग स्टॉक में। क्लियर होगी बात? आपको ये बात बता दी गई है जी, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स ओवरहेड लेस करना है ना। आपको ये बात बता दी गई है कि जो टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो है 360 रुपी पर यूनिट, ठीक है। इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों शामिल है। अगर हमें किसी तरीके से फिक्स्ड पता लग जाए, है ना, तो हम वेरिएबल निकाल सकते हैं आराम से, है ना। फिक्स्ड पता लगाने का तरीका क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें, है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें, ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट के अंदर आपको पता है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे हम लेके जाते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड। तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको बजटेड प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं, तो कैन यू कैलकुलेट कि किस हिसाब से ये दिया हुआ है। बिल्कुल हमें पता है 150 रुपी पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड को हमने बिल्ड किया हुआ है। क्या है बजटेड ओआर का क्या फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, है ना। नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है, तो 1650 डिवाइडेड बाय 11000 हमारे पास आ जाता है 150 रेट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 पर यूनिट में 150 पर यूनिट तो हमारा हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। तो बाकी जो 210 रुपी पर आवर है वो हमारे पर यूनिट है, वो कितना है, वो हमारा वेरिएबल ओवरहेड है। इज दैट क्लियर? तो आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन अब आपने सारे स्टैंडर्ड पे लेने हैं। तो 790, 450 और 120, 210, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी उसी पे वैल्यू होगा। नहीं 360 तो टोटल रेट है ना, 360 में से 210 क्या समझ में नहीं आया, इधर देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 360 रुपी पर यूनिट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। बच्चे इधर देखो ना, इधर देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि आपका क्या कहते हो, आपका जो फिनिश्ड गुड है उसका कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ओनली, यस और नो? ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर में तो हमें कोई मसला ही नहीं है। 790 और 450 है ना, ये तो हमारे पास हो गया 790 और 450। जब हम वेरिएबल ओवरहेड का देखते हैं तो हमें यहाँ पे जो 360 रुपीज दिए हुए, ये दोनों वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों का 360 रुपी पर यूनिट। हमें 360 रुपीज पर यूनिट को बाइफरकेट करना है। हमें ये बात पता है कि रुपीज 360 में से फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है ना। अब मुझे बात ही बताइए, आप जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, आप जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड तो जाता है एब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर, याद है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स तो एक्चुअल रेट पर यूनिट पे जा रहे होते हैं, है ना। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो आपका एब्जॉर्ब्ड फिगर के ऊपर जाता है। तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि व्हाट इज योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का ये फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, जो कि यहाँ पे हम ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन को ले रहे हैं, है ना। तो मेरे पास 1650 1.65 मिलियन मेरा बजटेड ओवरहेड था, बजटेड यूनिट्स मेरे 11,000 थे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर यूनिट अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती हूँ इन्वेंट्री में। तो क्या मेरे पास ये आंसर नहीं आ जाता कि 360 में जो मैंने फिक्स्ड एब्जॉर्ब किया है, जो मैंने फिक्स्ड एलिमेंट एब्जॉर्ब किया है वो है 150 पर यूनिट। तो मेरा वेरिएबल कितना बनेगा, 360 में से 150 अगर मेरा फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 360 माइनस 150। बात समझ आ रही है? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 210 को लेकर जाना है रुपी पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। 1450 पे मैंने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की भी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है और अपने क्लोजिंग स्टॉक की भी स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने 1450 पे निकालनी है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो बजटेड प्रॉफिट का होता है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन कि बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्ड एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फर्क है। बिल्कुल 360 कॉस्ट है बेटा, लेकिन 360 में से जो 150 पर यूनिट है वो तो फिक्स्ड ओवरहेड में से के थ्रू नीचे माइनस होगा ना। बात समझ आ रही है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जाएगा 210 रुपी पर यूनिट, और जो रिमेनिंग है यानी कि जो 1650 1650 000 जो बजटेड हमारे ओवरहेड्स हैं वो कहाँ पे माइनस होंगे, वो तो अलग से नीचे माइनस होंगे ना, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग 360 पर यूनिट ही है बेटा, ठीक है। 360 रुपीज पर यूनिट है, 360 रुपीज पर यूनिट है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो 360 में से हमने सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट को पिक कर लेना है। इज दैट क्लियर? और जो रिमेनिंग है यानी कि जो 1650 हमारे पास जो हमारे बजटेड ओवरहेड्स बनते हैं वो हमने सेल से माइनस कर दिया, क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं निकाल रहे। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट के अंदर हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लेंगे 1650 के हिसाब से 1650000, ठीक है। बात समझ आ गई? पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में अब वो आपसे कह रहा है कि आपने रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी है, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव हेंस द स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ठीक है, विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहली बात तो ये कि आपको पहले अब पार्ट बी में कैलकुलेट करना होगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपने पार्ट बी में किसके दरमियान डिफरेंस निकालना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स और एक्चुअल प्रॉफिट एट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स के दरमियान का डिफरेंस निकालना है ना। और अब एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है, एक्चुअल कॉस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में कुछ नहीं मेंशन है ना। तो अगर कुछ ना मेंशन हो तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री को हमने एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करना है रादर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। इज दैट क्लियर?
स्टैंडर्ड प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो हर हाल में इन्वेंट्री को आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है। ये जो मैंने आपको रूल लिखवाया है किसके लिए? ये तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए है कि एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट के सिनेरियो में आएगा ना। स्टैंडर्ड और बजटेड प्रॉफिट के अंदर तो स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करना है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। तो क्या पार्ट बी और सी कर लेंगे? पार्ट बी और सी 11:05 हो चुके हैं। पार्ट बी और सी आपका होम असाइनमेंट है। तो मैं चाह रही थी कि मैं एक और आपको होम असाइनमेंट दे दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक और जरा क्वेश्चन देखती हूँ, मैं फिर आपको होम असाइनमेंट देती हूँ, ठीक है? हाँ जी, नो मैम किस बात के लिए? एक और होम असाइनमेंट नहीं करना, ये काफी है। बजटिंग का टेस्ट भी है तो देंगे, फिर उसको अच्छी तरीके से तैयारी करके दे रहे हैं, इसका मतलब है। और अब आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को जरा टाइम भी करें प्रॉपर। चले ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ लें। मैं फिर आपको होम असाइनमेंट जो है वो एक किस्म का समझें कि मैं 2-3 दिन के ऊपर आपको मैं दे दूंगी, 2-3 दिन के अंदर जैसा होता है ना सबमिट कराना होगा कि जो रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो फिर वेडनेसडे को जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगी, और वो हम इंशाल्लाह सैटरडे को फिर मैं आपसे पूछूंगी कि हो गए सॉल्व या नहीं, ताकि आपके पास एटलीस्ट डंडा भी हो कि जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करवाए हुए वो आप एटलीस्ट करें, ठीक है? सॉल्व सारे करें। आई होप आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग के कर ली होंगे टेस्ट की तैयारी करते हुए, ठीक है? बिल्कुल टाइम में सवाल पिक करने ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं भी ऑब्वियसली बात है, इंसान हूँ, मैं भी इसमें पार्ट ए में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें ना तो हर चीज क्लियर कट लिखी होती है, ठीक है? हमें किस तरीके से हमने किस बात को उसको समझना है, किस तरीके से पिक करना है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, ठीक है? हमें यही अपने आप को एबल बनाना है प्रैक्टिस करके। तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा हुआ था उसके ऊपर खासतौर पे, तो उसमें हमने पता नहीं स्टैंडर्ड का टर्म मिस कर दिया, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग पे फोकस किया ना। तो यहाँ पे हम सवाल ये उठता है कि उन्होंने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट ए में वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मांग रहा, वो आपसे स्टैंडर्ड प्रॉफिट मांग रहा है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो होता है, जहां पे भी स्टैंडर्ड का टर्म इस्तेमाल आता है वहां पे एक्चुअल लेवल इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल्स को इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड सेल्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है? चले जनाब, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट करना है। पार्ट ए को रेक्टिफाई करें, दोबारा से सॉल्व कर लें उसको, ठीक है? अपने पास प्रॉपर समझ के। पार्ट बी और सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। क्या डिफरेंस होता है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर? डिफरेंस किस वजह से अराइज होता है? आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपने लिए हुए होते हैं और नहीं लिए हुए होते हैं, किसके अंदर? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में, है ना? वैसे तो आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स ट्रीट किए हुए होते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस किया हुआ होता है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस किया होता है। फर्क उन दोनों में सिर्फ क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं हुए होते हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए होते हैं, बाकी सब चीजें सेम होती हैं, है ना? तो यहाँ पे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के दरमियान जो डिफरेंस आता है प्रॉफिट्स के अंदर, वो आता है बिकॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज। तो लेट्स सी आप लोगों में से कितने लोगों को याद है किस तरीके से रिकॉन बनाते थे। तो पार्ट सी में तो वही रिक्वायर्ड है। चलें जी, एक ही होम असाइनमेंट दे रही हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे को आप लोगों को मिलेंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे, कल और परसों आप लोगों का बजटिंग का टेस्ट भी है, तो होपफुली आप लोग उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? साथ साथ चलें जी, इजाजत है, फिर भागे हैं बॉडी की क्लास के लिए। चलें जी, अल्लाह हाफिज।